हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे वेव ऑप्टिक्स का 6th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटेंसिटी वेरिएशन इन YDSC। हम समझेंगे कि भाई जैसे YDSC एक्सपेरिमेंट में किस तरह से स्क्रीन में ब्राइट स्पॉट बनता है, डार्क स्पॉट बनता है, तो उसमें किस तरह से इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है और क्या क्या वेरिएशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इंटेंसिटी के बेस पे, उसका डिटेल कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करो। इतना इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम 2 मिनट को क्विक रिकैप ले लेते हैं जिससे कि हमको कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के रिवीजन में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 स्लिट्स होते हैं इस तरह से, जिसमें पतले पतले स्लिट्स है जिसको हमने S1 और S2 से नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन होता है जो कि इस स्लिट से जो है D डिस्टेंस दूर होता है। ठीक है, स्लिट से जो है कैपिटल D डिस्टेंस दूर होता है। हम एक कंडीशन मान के चलते हैं तो D ग्रेटर देन स्मॉल d है। यहाँ पर स्मॉल d जो है स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, स्मॉल d। ठीक है, अब इस स्क्रीन पर हम बीच में से क्या करते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्टली इनके बीच में यहाँ पर जहाँ d/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या है, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, सेंट्रल ब्राइट बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्या होता है वहाँ पे, पाथ डिफरेंस 0। और किसी भी y पॉइंट पर जिसका हम, जैसे कि हमने यहाँ से एक रे ऑफ लाइट लिया, इस तरह से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आई। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट y पर, जैसे मान लो किसी पॉइंट ये P पर जो कि इससे y डिस्टेंस दूर पर है, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, उसका हमने इक्वेशन फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था, हमने माना था कि ये जो पॉइंट है यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करता हूँ मैं, ये हमने थीटा एंगल लिया था और हमने बोला था कि जब d ग्रेटर देन d है तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, मतलब ये एंगल स्मॉल होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने ये दोनों लाइन को पैरेलल लाइन अज्यूम किया था और पैरेलल लाइन के लिए हम जो पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके करते हैं। तो ये अपना जो डेल्टा x है ये अपना पाथ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, हमने बोला था ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि हम सब जो है एकदम स्मॉल एंगल मान के चल रहे हैं। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होता है। तो ध्यान से ये 90 माइनस थीटा करके ये अपना वापस से थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमने क्या बोला था, देखो साइन थीटा यहाँ से लिखूंगा, यहाँ साइन थीटा लिखता हूँ तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डेल्टा x/d हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाता है कि डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा मिलता है। ये अपना पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, हमने लेक्चर में डिराइव किया था इसी तरह से। ये आपको 2 मिनट का रिकॉल करा रहा हूँ। अब किसी वाइट पॉइंट पर मैक्सिमम बन रहा है, मिनिमम बन रहा है, उसके लिए हमने क्या बोला था कि भाई डेल्टा x इक्वल टू अगर n लैम्बडा होगा, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्बडा होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या करते थे, डी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, डी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। तो उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ से हमको साइन थीटा वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन हम टेन थीटा निकाल लेते थे। टेन थीटा वैल्यू क्या आती थी, हमने यहाँ पर लिख देता हूँ, टेन थीटा की जो वैल्यू आती थी, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो, टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, y/D। ठीक है, y/D। और हम मान रहे हैं कि भाई साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा है ना। ये सब बातें आपको याद है ना, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो यहाँ से साइन थीटा की जगह पर टेन थीटा वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, d इंटू y/D इक्वल टू आता है n लैम्बडा, और यहाँ से y इक्वल टू आ जाता है n लैम्बडा d/d। ठीक है, याद रखना कि ऊपर जो है कैपिटल D आता है और नीचे जो है स्मॉल d आता है। ये फॉर्मूला को इस तरह से हमने डेराइव किया था। तो इस पॉइंट पर अगर मैक्सिमम बन रहा होगा तो उसको कितने डिस्टेंस पर होगा, वो n लैम्बडा d/d पर होगा। और पाथ डिफरेंस कितना होगा, उसमें पाथ डिफरेंस होगा n लैम्बडा का। जब n लैम्बडा का पाथ डिफरेंस आएगा तब तक जो है यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा। जैसे लैम्बडा हो गया 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, और एग्जैक्टली सेंटर पर यहाँ पे जो है सेंट्रल ब्राइट बनता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर पर सेंट्रल ब्राइट बनता है। अब डार्क के लिए भी हमने इसी तरह से किया था कि डार्क स्पॉट बन रहा हो, ये तो मैक्सिमम वाला है। जब मिनिमम वाली बात करते हैं, मिनिमा या तो बोल दो डार्क, उसके लिए हमने क्या बोला था कि डेल्टा x की वैल्यू क्या आती है उसके अंदर, 2n-1 इंटू λ/2 है ना। क्या बोलते हैं, λ/2 के ऑड मल्टीपल्स, λ/2, 3 λ/2, n की वैल्यू 1 से लेके पुट करते हैं हम। तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट डार्क मिलेगा। तो यहाँ से हम अगर हमको किसी पॉइंट P पर डार्क बन रहा हो तो उसके लिए पाथ डिफरेंस ये आता है, उसको हम इससे इक्वेट करते हैं। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, 2n-1 λ/d
2 स्मॉल डी हमारा इक्वेशन आता है। कुछ मत करो, सिंपली डेल्टा एक्स की जगह पे डी साइन थीटा पुट करो और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डार्क के लिए अपना ये इक्वेशन है और ब्राइट के लिए अपना ये इक्वेशन है। ब्राइट बोलो, डार्क बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, कोई बोलो, तो कितने डिस्टेंस पर क्या बन रहा है उसके लिए हमने ये इक्वेशन फाइंड किया है। ठीक है, फिर हमने एक और टर्म के बारे में समझा था जो कि होता है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ भी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो क्या है, मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन है, जैसे मेरे पास स्क्रीन है, ठीक है, बीच में बन रहा है सेंट्रल ब्राइट। चलो इसको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर इतनी बातें समझ पड़ गया, क्लियर है किस तरह से पार्ट डिफरेंस के ऊपर से हम जो है इक्वेशन निकालते हैं। तो फ्रिंज विड्थ किस तरह से निकालते हैं अब वो समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरा स्क्रीन है, मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली बीच में क्या बनता है, सेंटर ब्राइट बनता है। उसके बाद सबसे पहले क्या बनता है, हमने बताया सबसे पहले जो बनता है वो डार्क बनता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे n = 1 पुट करोगे ना, तो जो फर्स्ट डार्क आता है वो आता है कितना, लैम्बडा डी बाई 2d पर। और जो फर्स्ट ब्राइट आता है, देखो y फर्स्ट आता है जो, वो आता है लैम्बडा डी बाई डी पर। तो देखो कि ध्यान से डार्क वाला इससे आधा है, मतलब सबसे पहले जो बनेगा वो डार्क बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, फर्स्ट डार्क, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, ये सेंटर ब्राइट है और ये फर्स्ट ब्राइट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड डार्क, इस तरह से आगे कहानी चलती रहती है। और यहाँ पे भी क्या होगा, पहले फर्स्ट डार्क बनेगा नीचे की तरफ, और यहाँ बनेगा फर्स्ट ब्राइट सेंटर मैक्सिमा के नीचे, है ना। फिर उसके बाद सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट। अब हमने यहाँ पर एक फ्रिंज विड्थ का टर्म डिफाइन किया था, फ्रिंज विड्थ। जिसको हमने क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क या तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट। किसी भी 2 डार्क, जैसे कि सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क मार्क करो तो भी आपको फ्रिंज विड्थ मिलेगा, जिसको हमने किससे डिफाइन किया था, बीटा से। और बोला था डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट डार्क और 2 एडजेसेंट ब्राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जो अपनी बीटा की वैल्यू आती है, या किसी भी 2 एडजेसेंट, आप सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क माइनस कर लो, लेकिन 2 एडजेसेंट लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि थर्ड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हो। जैसे सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क, जैसे देखो एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपको फर्स्ट ब्राइट का जो है फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ब्राइट का फ्रिंज विड्थ इतने रीजन में आएगा। तो इतना रीजन हमको कैसे मिलेगा, आप सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क माइनस कर लो, क्या मिल लो, सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क माइनस कर लो, तो अपना जो है इसका जो है फ्रिंज का विड्थ मिल जाएगा, फर्स्ट ब्राइट का फ्रिंज विड्थ, मतलब कितने रीजन के अंदर वो फैला हुआ है। ठीक है, कितने रीजन के अंदर फैला हुआ है। जैसे मान लो हमको इस सेकंड डार्क का चाहिए, सेकंड डार्क का, तो कैसे निकालूंगा मैं, सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट। किसी आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे कि आप सेकंड ब्राइट में फर्स्ट ब्राइट माइनस करोगे तो देखोगे ध्यान से, आपका आंसर हमेशा लैम्बडा डी बाई डी ही आएगा। तो बीटा जो है कांस्टेंट होता है, बीटा जो है कांस्टेंट, मतलब जो फ्रिंज का विड्थ है वो कांस्टेंट है इसके अंदर। इतना सेंटर ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, उसका जो रीजन है, रीजन मतलब जितने रीजन के अंदर वो बना है वो रीजन कांस्टेंट होता है। क्लियर है, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, लैम्बडा डी बाई डी। ओके, उसी हिसाब से अगर देखो कि 2 डार्क के बीच में डिस्टेंस लूँ, जैसे कि बीटा इक्वल टू अगर मान लूँ 2 डार्क के बीच में, तो 3 लैम्बडा डी बाई डी, जो कि हो जाता है सेकंड डार्क, 3 लैम्बडा डी बाई डी। देखो यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 4 - 1 3/2 आ जाएगा। तो सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क हो जाता है लैम्बडा डी बाई 2d, तो भी अपना आंसर ये आ जाएगा लैम्बडा डी बाई डी। मतलब सिंपली जो फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू होती है ना, कितने रीजन के अंदर ये फैला हुआ है, कोई भी 2 रीजन ले लो, मतलब इसमें से ये अपना जो हो जाता है फ्रिंज विड्थ हो जाता है। ठीक है, सेकंड डार्क अब फाइंड करना हो तो सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट, कोई भी आप कर लो, आपका आंसर हमेशा लैम्बडा डी बाई डी आएगा। आप फिफ्थ में से 4 माइनस करो, चाहे 6 7 में से 6 माइनस करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये अपनी कहानी होती है फ्रिंज विड्थ का। इतना तक हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो अब हम शुरू करते हैं इंटेंसिटी वेरिएशन की कहानी। तो उसके अंदर क्या कहानी होती है उसको हम समझते हैं।
ओके, तो अब हम समझते हैं इंटेंसिटी वेरिएशन। इंटेंसिटी वेरिएशन हमको पता है, जो अगर जनरली मतलब किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो उसका क्या इक्वेशन आता है भाई, ब्राइट बन रहा हो या डार्क बन रहा हो। अगर हमको इसका इंटेंसिटी फाइंड करना हो, जैसे मान लो हमारा ये क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ ब्राइट होता है, फिर यहाँ पे आता है फर्स्ट डार्क, फिर यहाँ पे आता है फर्स्ट ब्राइट। भाई कितना इंटेंस है, मतलब कितनी एनर्जी है, बोलो कितना ब्राइट है, कितना इंटेंस है, उसको हमको फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन है आई रिजल्टेंट का, जो कि होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos phi। इसमें जो है I1 और I2 क्या है, I1 और I2 है मतलब कि जो सोर्सेज होते हैं स्लिट्स के, उनके इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे S1 और S2 सोर्स हैं, S1 और S2 सोर्स है, यहाँ पे स्क्रीन है जो कि d डिस्टेंस दूर पर है, तो यहाँ से इसकी इंटेंसिटी होगी I1, इसकी इंटेंसिटी होगी I2, और यहाँ पर जो बनेगा उनका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगा वो अपना होता है IR। ठीक है, मतलब कितना रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, अगर मैक्सिमा है तो इंटेंसिटी क्या है, मिनिमा है तो इंटेंसिटी क्या है, उसको जो है हम आई रिजल्टेंट से डोनेट करते हैं। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन बहुत किए हैं। और फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस, उन दोनों बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो ये अपना जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, ये अपना जनरल फॉर्म होता है। और अगर इसमें अगर I1 और I2 वैल्यू बराबर हो, इफ़ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो, मतलब क्या है कि दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो, दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम हो, मतलब क्या है कि इस सोर्स में से भी आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, इस सोर्स में भी आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बदल सकती है, लेकिन अगर सेम हो तब यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने निकाला था कि भाई आई रिजल्टेंट आता है यहाँ पे I प्लस 2I cos phi, है ना। I1 I2 करोगे तो I हो जाएगा वो अंडर रूट से बाहर निकल के, तो यहाँ से हम जो है क्या हो जाएगा 2I प्लस 2I cos phi। तो इसमें से अगर हम 2I कॉमन निकालेंगे तो बचता है 1 प्लस cos phi, और यहाँ पे जो 1 प्लस cos phi क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, तो 1 प्लस cos phi हो जाएगा 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, तो इसका आंसर आता है 4I cos स्क्वायर phi बाई 2। ठीक है, ये अपना क्या आता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर I1 और I2 बराबर हो तो। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर I1 और I2 बराबर हो तो हमारा ये इक्वेशन आता है। अब भाई अब किसी पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा है तब इंटेंसिटी क्या होती है, और मिनिमा बनता है तब इंटेंसिटी क्या होती है, तो वो सारी वैल्यू डिपेंड करती है यहाँ पे पार्ट डिफरेंस पर। और पार्ट डिफरेंस डिपेंड करता है, देखो जो फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है ना इंटेंसिटी रिजल्टेंट, तो फेज डिफरेंस डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस पर। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं उसके ऊपर से। जैसे मान लो किसी पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा हो, फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, मैक्सिमा में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, उस समय हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट, कि उसके अंदर जो फाई की वैल्यू होगी वो 2n पाई होगी भाई, क्योंकि cos phi 1 होना चाहिए ना, cos phi इक्वल टू 1 होना चाहिए भाई। अगर हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, cos phi 1, और cos phi 1 होने के लिए फाई की वैल्यू 2n पाई होनी चाहिए। और उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी cos 2n पाई क्या होता है, cos 2n पाई होता है 1, cos 2n पाई क्या होता है 1, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी फॉर मैक्सिमा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर I1 और I2 सेम हो तब तो 4I आ जाएगी, लेकिन I1 I2 सेम नहीं हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो I मैक्सिमम आती है वो आती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, व्हेन I1 और I2 नॉट सेम। ठीक है, जब I1 और I2 सेम ना हो, व्हेन I1 इज नॉट इक्वल टू I2। ठीक है, और जब I1 I2 बराबर होते हैं तो यहाँ पे I1 I2 बराबर रख दो तो क्या हो जाएगा I प्लस I 2I का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4I। ठीक है, तो व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 तो यहाँ पे क्या आता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो कि आता है 4I, जो कि आता है 4I। अगर I1 I2 बराबर हो और किसी पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है तो उसकी जो इंटेंसिटी आती है वो 4I के बराबर आती है। उस हिसाब से मिनिमा की भी बात कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं, फॉर मिनिमा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, अब मिनिमा के लिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि उसके अंदर cos phi जो होगी मिनिमम होगी, और cos phi की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, और phi -1 क्या होता है जब इसकी वैल्यू होती है 2n - 1 बाई। ठीक है, मतलब cos phi -1 होता है, cos 3 pi -1 होता है, तो पाई के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, उसके अंदर cos phi -1 होता है। तो अगर cos phi -1 होगा तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा
I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाता है ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। कैसे आता समझ तो पड़ गया ना भाई। सोचो यहाँ पे अगर cos बाय -1 रखोगे तो I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये आता है। लेकिन अगर I1 I2 सेम हो, व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, तो अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाता है उस समय 0, ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाता है 0, तो मतलब I1 I2 बराबर होते हैं ना, तो अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 आ जाता है। मतलब जहाँ ब्राइट बनेगा ना वहाँ पे 4 जितनी उसकी मतलब इंटेंसिटी होगी, और जहाँ पे डार्क बनेगा वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है 0। आइडियली हम मान के चलते हैं कि बस सोर्सेस होते हैं जिसके I1 I2 वैल्यू बराबर होती है, तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है 4 आ जाता है। और मिनिमम इंटेंसिटी, इसको ऐसा बोल दो मिनिमम, I मिनिमम, और इसको लिख दो I मैक्सिमम, ओके। तो इस तरह की हमारी कहानी होती है। ये सब आपको पता होगा क्योंकि हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। तो हम देख सकते हैं कि अब हम देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ का वेरिएशन होता है, मतलब भाई इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग किस तरह से ग्राफ का वेरिएशन होता है। चलो उसको भी देखने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हमको फेज डिफरेंस पता हो तो भी हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर हमको पाथ डिफरेंस पता हो तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस से हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम जो है ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो भाई अगर आपको फेज डिफरेंस दिया हो तो भी आप निकाल सकते हो ना इंटेंसिटी, अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया हो तो भी आप निकाल सकते हो इंटेंसिटी। जैसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ पड़ेगा, ओके। तो आपको क्वेश्चन कराता हूं कि तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेयर फेज डिफरेंस of the resultant wave is π/3, ठीक है। मतलब ऐसे पॉइंट पे हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना है जहां पर रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस जो है π/3 दिया है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करोगे, बस सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो है इसकी जो कॉस की जगह पे cos π/3 पुट कर दोगे ना, कॉस की जगह पे π/2 पुट कर, और यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो, and two sources are of same intensity, जिसकी वैल्यू है I। तो यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ आपको, आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इसका 2I, सेकेंड ऑप्शन इसका आएगा 3I, तीसरा ऑप्शन 4I, चौथा ऑप्शन I। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा जहाँ पे फेज डिफरेंस जो है π/3 का होगा। तो फेज डिफरेंस अगर π/3 का होगा तो किस तरह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिफाइन करें, यहाँ पर कॉस की जगह पे cos π/3 पुट कर दोगे, I1 I2 जगह पे I पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा I प्लस 2I cos π/3 हो जाता है 1/2, तो यहाँ 2 कैंसिल, तो अपना आंसर आ जाएगा 3I, ठीक है। अपना आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर 3I। या तो आप डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हो भाई, अगर रिजल्टेंट I1 I2 बराबर हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है 4I cos स्क्वायर 5/2, वेयर I इज द इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स, ठीक है। दोनों सोर्स का इंटेंसिटी I है। तो फाई की वैल्यू क्या है π/3, यहाँ पे π/3 पुट करो तो cos स्क्वायर हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब cos π/6 क्या होता है, cos π/6 होता है √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा √4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4I इंटू हो जाएगा 3/4, स्क्वायर है ना, तो 3 ये इससे ऐसे कैंसिल, तो अपना आंसर आ जाएगा 3I। इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो आपको अगर देखो फेज डिफरेंस दिया तो भी आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं बेसिक क्वेश्चन। और अगर पाथ डिफरेंस दिया ना तो भी आप निकाल सकते हो इंटेंसिटी। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, फेज डिफरेंस दिया हुआ है, पाथ डिफरेंस देता हूँ, वेयर पाथ डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, ऐसा कुछ इक्वेशन देता हूँ मैं 3λ/2, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन ले लेते हैं मैं 3λ/2। तो उस समय अगर पाथ डिफरेंस 3λ/2 है, या चलो कोई दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ मैं 3λ/4 ले लेता हूँ, ठीक है। तब वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। तो अब देखो हमको तो फॉर्मूले में फेज डिफरेंस की वैल्यू पुट करनी होती है जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दिया है पाथ डिफरेंस,
तो हमको पहले पाथ डिफरेंस से हमको फेज डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद उस वैल्यू के अंदर हमको पुट करना पड़ेगा। ओके, तो हमको पता है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है, ये अपना फेज डिफरेंस है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले ही, और ये क्या है अपना पाथ डिफरेंस। तो इस केस के अंदर पाथ डिफरेंस हमको दिया है, तो पहले हम पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद उसको पुट करके अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स क्या है 3λ/4, तो 3λ/4, तो यहाँ से λ कैंसिल, 2 2 जा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3π/2, 3π/2। ओके, तो अब देखो फाई की वैल्यू मिल गई 3π/2। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना है तो पुट कर दो। देखो दोनों इंटेंसिटी के सेम सोर्स के हैं, तो आई क्या हो जाएगा, आई रिजल्टेंट आई प्लस 2i और cos 3π/2। cos 3π/2 क्या होता है, cos 3π/2 होता है क्या बोलते हैं 0 डिग्री होता है ना, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट के एंड पे आता है वो 210 डिग्री ऐसा कुछ आता है ना, 270 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाता है अपना वो 0 हो जाता है, तो ये टर्म तो अपना हो जाएगा 0 और उस समय रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाती है 2i के इक्वल। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। तो आप सिंपली देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाता है। ओके, इस तरह से जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। कभी आपको फेज डिफरेंस दिया हो, कभी पाथ डिफरेंस दिया हो, तो उसके ऊपर से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, अब हम करते हैं ग्राफिकल कॉन्सेप्ट कि भाई किस तरह से इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, भाई उसको हम समझते हैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में, तो उसको भी समझना जरूरी है। अब इसको बहुत ध्यान समझना बिकॉज इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से। ओके, यहां पर अपना इंटेंसिटी का ग्राफ है आई वर्सेस। अब देखो आई वर्सेस किसके भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं, चलो आई वर्सेस पहले मैं वाई ड्रॉ करता हूं। ठीक है, वेर वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, मतलब मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस दूर है और उससे क्या इक्वेशन अपना बनता है। तो यहां पर हमको अगर पता हो भाई अपना ये सेंट्रल ब्राइट होता है, तो यहाँ से पहले आता है फर्स्ट डार्क आता है, उसके बाद क्या आता है अपना फर्स्ट ब्राइट आता है, फिर क्या आता है सेकेंड डार्क, उसी तरह ये अपना सेंट्रल ब्राइट है, और ये अपना जो है फर्स्ट डार्क नीचे की तरफ। अच्छा, नीचे वाला जो होता है ना उसको जनरली हम नेगेटिव ले लेते हैं भाई। अगर देखो ऊपर वाले को भाई, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, तो अगर उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव दी होगी ना तो समझ लेना नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब कि सेंटर ब्राइट से नीचे की बात कर रहे हैं वो सिंपली, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ब्राइट। ओके, फिर आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड डार्क, इस तरह से। तो अगर सेंट्रल ब्राइट होता है तो उसमें इंटेंसिटी क्या होती है भाई, अगर मान रहा हूँ मैं कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, ठीक है, ये कंडीशन में मान रहा हूँ कि दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है। तो अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम होती है तो सेंट्रल ब्राइट पर इंटेंसिटी क्या होगी 4i होगी ना भाई। मैक्सिमा बन रहा है सेंट्रल ब्राइट पे, क्या होता है मैक्सिमा, तो उसमें इंटेंसिटी क्या होगी 4i, और डार्क में इंटेंसिटी क्या होगी 0 क्योंकि मिनिमा है। फिर ब्राइट पे क्या होगी इंटेंसिटी 4i, फिर डार्क पे क्या होगी 0, इसमें क्या होगी 0, फिर 4i इंटेंसिटी, फिर हो जाएगी 0। ठीक है, मतलब जहाँ पे डार्क बन रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है 0, और जहाँ ब्राइट बन रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है 4i। अच्छा, यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की बात करूँ तो भाई अगर सेंटर ब्राइट हो तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, यहाँ पे फर्स्ट डार्क पे क्या होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू λ/2, फर्स्ट ब्राइट पे क्या होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्बडा, है ना। फर्स्ट डार्क पे क्या होता है 2n - 1 इंटू λ/2 होता है ना, तो n इक्वल टू 1 पुट करो तो λ/2 आ जाएगा। फर्स्ट ब्राइट पे n इक्वल टू 1 तो n लैम्बडा होता है ना, डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्बडा। सेकंड डार्क पे हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा इस तरफ ले लेता, इसको थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 3λ/2, उस हिसाब से नीचे भी हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू -λ/2। माइनस सिर्फ दिखा रहा हूँ कि नीचे है बस, और माइनस का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। माइनस सिर्फ बता रहा हूँ कि वो सेंटर ब्राइट से नीचे है, बाकी पाथ डिफरेंस नेगेटिव ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बिकॉज जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब
और डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस लैम्बडा और डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस 3 लैम्बडा बाई 2, इस तरह से। अच्छा, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस के हिसाब से फेज डिफरेंस भी लिख सकते हो ना भाई। सोचो यहाँ पे जब फर्स्ट डार्क सेंट्रल ब्राइट है तो पाथ डिफरेंस कितना है 0, तो फेज डिफरेंस कितना होगा भाई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये फाई का फॉर्मूला क्या है, फाई का फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स अगर 0 होगा, देखो ये 0 है तो उस समय फेज क्या है, उस समय फेज है 0 भाई। अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होगा तो फेज होगा 0। अब डेल्टा एक्स इक्वल टू अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 है तो उस समय फेज कितना है अपना, उस समय फेज हो जाएगा अपना पाई का भाई 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू करो, चेक करो, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 2, तो ये कैंसिल, तो अपना इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई। और डेल्टा एक्स इक्वल टू अगर लैम्बडा हो तो फाई क्या आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू लैम्बडा, तो आ जाएगा अपना 2 पाई। डेल्टा एक्स इक्वल टू अगर 3 लैम्बडा बाई 2 हो तब फाई क्या आ जाएगा अपना, तब ये इक्वल टू आ जाएगा 3 पाई के इक्वल। मतलब सिंपली यहाँ पे अपना फेज कितना है, यहाँ पे फाई इक्वल टू है 0, यहाँ पे फाई इक्वल टू है पाई, यहाँ पे फाई इक्वल टू है 2 पाई, यहाँ पे फाई इक्वल टू है 3, मतलब पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू माइनस पाई, यहाँ पे फाई इक्वल टू माइनस 2 पाई, फाई इक्वल टू माइनस 3 पाई, इस तरह से जो है कहानी आगे बढ़ती रहती है। ओके, बस इसी चीज़ को हमको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में थोड़ा इसको इस तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ओके, या इंटेंसिटी वर्सेस, अगर मैं वाई का ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो चाहे किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करो लेकिन इंटेंसिटी वर्सेस वाई का, तो अपने को पता चलता है कि जब फर्स्ट देखो पहले आता है सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पे क्या है अपना सेंट्रल ब्राइट, फिर यहाँ पे क्या है फर्स्ट डार्क है। तो फर्स्ट डार्क है उसका अपना इसमें वाई की वैल्यू क्या आती है, वाई की वैल्यू आती है लैम्बडा डी बाई 2d। हमको पता है ना डार्क का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा डी बाई 2d। तो 2n-1 की जगह 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा ना भाई। डार्क का इक्वेशन तो पता है ना आपको, y की वैल्यू 2n-1 लैम्बडा डी बाई 2d। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करो तो आ जाएगा लैम्बडा डी बाई 2d। ओके, अब उसके बाद क्या आता है फर्स्ट ब्राइट आता है। तो फर्स्ट ब्राइट का इक्वेशन क्या आता है लैम्बडा डी बाई डी, फिर 3/2 लैम्बडा डी बाई डी, फिर 2 लैम्बडा डी बाई डी। मतलब 0.5 का डिफरेंस से चेंज हो रहा है, ठीक है 0.5 का डिफरेंस से। उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लैम्बडा डी बाई 2d, फिर माइनस लैम्बडा डी बाई डी, फिर माइनस 3/2 लैम्बडा डी बाई डी, माइनस 2 लैम्बडा डी बाई डी। इस तरह से ग्राफ आ रहा है। अच्छा, और ये तो y का है, ठीक है। इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस क्या है, ये क्या है अपना फर्स्ट डार्क है, क्या है ये अपना ये फर्स्ट डार्क, ये क्या है अपना फर्स्ट ब्राइट, ये क्या है फर्स्ट डार्क, सॉरी सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट। हिसाब से ये भी अपना फर्स्ट डार्क है लेकिन नेगेटिव साइड में, ठीक है फर्स्ट डार्क। फिर ये हो जाएगा अपना फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। इसको बार बार पूरा इसलिए लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बस इसलिए। ओके, समझ पड़ गया ना। तो आपको पता है जहाँ जहाँ डार्क होगा वहाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा 0। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है 0, यहाँ पे मतलब इंटेंसिटी क्या है 0, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है 0, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है 0, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है 0। तो जहाँ जहाँ डार्क बन रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, और जहाँ जहाँ ब्राइट बन रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है 4i। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि I1 इक्वल टू I है, तब ना वो कहानी आती, नहीं तो फिर अंडर रूट वाली कहानी आएगी। तो मान के चल रहा हूँ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या आ रही है 4i, जहाँ जहाँ ब्राइट है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या आ रही है 4i। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है 4i। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी आ जाएगी 4i, इस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी आ जाएगी 4i। ओके, वैसे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 4i, फिर डार्क बनेगा, फिर इंटेंसिटी आएगी 4i। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ किस तरह से बनता है, इसका जो ग्राफ आता है ना वो इस तरह से बनता है कुछ। ओके, आगे कहानी चलती जाती है इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे भी।
इस तरह से कहानी आगे चलती जाती है। मतलब ध्यान से देखोगे सबका जो ये अपना क्या है मैक्सिमम है, ये अपनी आई की मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी अपने आई की क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ये अपनी आई की क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है अपनी आई की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्या है अपनी आई की मिनिमम वैल्यू है। ओके, समझ रहे हो ना। तो जहाँ जहाँ मैक्सिमम आ रहा है वो पॉइंट टॉप पॉइंट पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और उसके बाद नीचे वाले पॉइंट पर अपनी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ओके, अब एग्जैक्टली इस तरह से कैसे है, तो ध्यान से देखो कि इसको ग्राफ को ऐसे मत ड्रॉ कर देना, ऐसे ऐसे मत ड्रॉ करना, मतलब इस तरह से आपको कट नहीं करना है, ग्राफ को स्मूथ लेना है एकदम, क्योंकि इस तरह से आप कट कर दोगे ना तो इस पॉइंट पर जो है स्लोप जीरो नहीं होगा। बाकी आप देखो अपना इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन आ जाए 4i cos स्क्वायर 5/2, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्लोप जीरो होता है। इस पॉइंट पर क्या होता है, स्लोप जीरो होता है। उसका आप जो है क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालोगे ना तो इस पॉइंट पर स्लोप जीरो आता है। बस सिंपली आपको नहीं पता चल रहा, इतना समझो ग्राफ जो है स्मूथ लेना है इस तरह से स्मूथली। अगर आप इसको जो हॉप करोगे इसको मतलब इस तरह से आप उसको कट करोगे तो यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे इन्फिनाइट टेंजेंट बनेंगे, तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ग्राफ में ग्राफ एकदम कंटिन्यूअस ग्राफ है। और अच्छा दूसरी बात, सबको हमको लगता क्या है कि जहाँ पर ब्राइट होगा वहाँ पर एग्जैक्टली 4i उसके बाद जीरो हो जाता है, मतलब ग्राफ ऐसा नहीं बन रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, ग्राफ ऐसा बनना चाहिए भाई, यहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ 4i, जहाँ मिनिमम है वहाँ पे जीरो, मैक्सिमम है 4i, मिनिमम है जीरो। लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं वेरी कर रहा है। ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है, मैक्सिमम 4i, उसके बाद यहाँ कहीं बीच में 3i हुआ होगा, फिर 2i हुआ होगा, फिर i हुआ होगा, फिर जीरो आया। देखो 4i से लेकर जीरो तक ऐसे डायरेक्टली नहीं गिर रहा है, ऐसे डायरेक्टली नहीं गिर रहा है वो, पहले कुछ कम वैल्यू हो रहा है, धीरे धीरे कम होकर फिर जीरो पे आया, फिर बढ़ा, फिर कम होकर जीरो पे आया। तो बीच में कहीं 3i भी है, कहीं 2i भी है, कहीं i भी है। मतलब इसको अगर प्रैक्टिकली समझें तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ब्राइट है उसके बाद सडनली यहाँ पे डार्क शुरू हो गया। यहाँ पे बीच में क्या होगा, एकदम ब्राइट होगा, फिर थोड़ा कम ब्राइट, फिर थोड़ा कम ब्राइट, फिर धीरे डार्क वाला पोर्शन शुरू होगा, फिर डार्क आएगा, फिर जीरो मिनिमम आएगा, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्राइट है फिर डार्क शुरू हो गया, फिर यहाँ डार्क है, फिर यहाँ ब्राइट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है मैक्सिमम ब्राइट है, फिर धीरे धीरे क्या है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, फिर डार्क पे आके जीरो हो गई, फिर बढ़नी शुरू हो जाती है इंटेंसिटी, फिर यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गई, फिर कम होती है। इस तरह से कहानी होता है। तो ये ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं। बीच में कहीं 3i भी होगा, कहीं बीच में यहाँ पे 3i भी होगा, कहीं 2i भी होगा, कहीं i भी होगा। ये तो अपने मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लिए, पर मैक्सिमम से अगर मिनिमम जा रहा है तो बीच में और भी बहुत सारे इंटेंसिटीज आते हैं। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। ऐसा ग्राफ नहीं बनता है इसका कि मैक्सिमम है फिर एग्जैक्टली जीरो हो गया, फिर मिनिमम है फिर मैक्सिमम, ऐसे ग्राफ उसका नहीं बनता। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, आई होप सो इसका कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा और किस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं। उस हिसाब से इसका फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस भी लिखो ना। तो आप देख रहे हो कि एक सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क में कितना फेज का डिफरेंस आ रहा है, पाई का डिफरेंस आ रहा है। फिर मतलब हर पाई के डिफरेंस पे ब्राइट डार्क बनता रहता है। अगर पाई है तो देखो डार्क, फिर 2 फिर ब्राइट, फिर पाई 3 डार्क, 4 ब्राइट, इस तरह से पाई के डिफरेंस में। और अगर पाँच डिफरेंस की बात करें तो λ/2 के डिफरेंस भी बन रहा है। देखो λ/2 पे डार्क, फिर λ पे ब्राइट, फिर 3 λ/2 पे डार्क, इस तरह से कहानी हो रही है। ओके, आई होप आपको इसको समझ पड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसको मैं कहाँ लिखूँ, चलो इसको हटा दूँ मैं, चलो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड द रिजल्टेंट, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, फॉर विच, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ y वेयर द इंटेंसिटी, वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 3i। ठीक है, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 3i। तो इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करोगे आप, देखो इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे, वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 3i। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिया 3i। अब बताओ ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और ये तो ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है ना। मैक्सिमम वैल्यू 4i है, मिनिमम वैल्यू 0 है, ये तो कहीं 20 की वैल्यू है। तो उस समय हमको y की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू क्या होगी। एंड दिस y, आगे लिख देता हूँ मैं, एंड दिस y लाइज बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा,
मतलब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन भी दे दी है, ठीक है, कि जो y की वैल्यू है वो फर्स्ट मैक्सिमा मतलब फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क इसके बीच में कहीं यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं होगी। भाई देखो भाई आप देखो कि 3i वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती है, 3i यहाँ पे भी हो सकती है, भाई यहाँ पे भी हो सकती है ना, भाई यहाँ पे 4i होगा, देखो i की मैक्स वैल्यू 4i, फिर गिरते गिरते 3i यहाँ पे भी तो होगा, 3i यहाँ पे भी तो होगा, तो कौन सा 3i की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने आगे बता दिया आपको कि फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच वाले कहीं 3i की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पे भी 3i होगा, आगे ग्राफ ड्रॉगे हर ग्राफ में 3i वाला वैल्यू आएगा, मतलब इसके बीच में भी देखो 4i से लेके 0 गया तो इसके बीच में भी कहीं ना कहीं 3i होगा, फिर 0 से लेके 4i गया इसके बीच में भी कहीं ना कहीं जो है 3i वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट के बीच में है। तो कैसे प्रोसीड करोगे क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करोगे, हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, वो कंडीशन मान के चल रहा हूँ, ठीक है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है वो 4i cos स्क्वायर 5/2 होता है, 4i cos स्क्वायर 5/2 होता है। हमको वैल्यू ऑफ y ढूंढना है। देखो y का फॉर्मूला क्या होता है, हमको रिजल्टेंट y की वैल्यू ढूंढनी है, तो हम पहली बात तो इससे हम फेज डिफरेंस ढूंढेंगे, फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस ढूंढेंगे, उसके बाद जो है y की वैल्यू मिलेगी हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3i हमको दिया है, देखो इसकी वैल्यू हमको 3i दी है, इक्वल टू हो जाएगा 4i cos स्क्वायर 5/2, तो यहाँ से i से i कैंसिल, 3/4 बन रहा है, क्या बन रहा है 3/4, तो cos स्क्वायर 5/2 आ रहा है 3/4, तो cos 5/2 हो जाएगा अपना √3/2, तो यहाँ से 5/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, तो यहाँ से हमको जो 5 की वैल्यू मिली वो क्या मिलेगी 60 डिग्री, 5 की वैल्यू क्या मिली हमको 60 डिग्री। तो हमको अगर 5 की वैल्यू 60 मिलेगी, तो अगर बताओ ये 5 60 डिग्री है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, यहाँ से जो डेल्टा एक्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो हमको पता है कि 5 आता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। चलो इसको कहीं ग्राफ रफ करके थोड़ा आगे कहीं करता हूँ, ओके, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो देखो क्या किया हमने, हमको मिल गई, देखो हमने cos 5/2 आया था 3/2 √3/2, तो यहाँ से जो 5 की वैल्यू मिल गई हमको 60 डिग्री मिल गई, ओके। अब 5 की 60 वैल्यू मिल गई तो हम उससे डिफाइन करेंगे पाथ डिफरेंस, तो हमको पता है 5 इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे 60 डिग्री मतलब हो जाएगा π/3 इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा λ/6 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स। अब बताओ ये अपना आंसर सही है क्या, ध्यान से देखोगे ये स्टेप में हमने मिस्टेक कर दी है, बताओ मिस्टेक कहाँ है, आप पॉज करके ट्राई करो कि यहाँ तक हमने एक मिस्टेक की है और मैंने जानबूझ के मिस्टेक की है आपको एक सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट, इसके अंदर मिस्टेक कहाँ है, इसके अंदर मिस्टेक क्या है और क्या मिस्टेक है और ये आंसर गलत क्यों है, आप बताओ मेरे को। देखो ध्यान से पॉज कर लो पहले, फिर मैं बताता हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पॉज कर लो। तो क्या है इसके अंदर मिस्टेक कि हमने बोल दिया है कि जो वैल्यू है मतलब y की वो लाई कर रही है फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में, तो फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा बीच में देखो λ/2 से लेके λ तक उसकी वैल्यू होनी चाहिए, λ/2 से लेके λ तक उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अपनी वैल्यू आ रही है λ/6 जो कि इस रेंज में तो लाई ही नहीं कर रही है, ये तो इस रेंज से कहीं बाहर निकल गया। अब ध्यान देखोगे यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री, पाथ डिफरेंस 60 मतलब क्या हो गया कि π/3, बताओ, लेकिन ये तो अपना गलत है ना, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा बीच में देखो 0 से लेकर पाई तक में है, 0 से लेके सॉरी फर्स्ट कहाँ लिखा है मैंने, फर्स्ट मैक्स, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करो, फर्स्ट मिनिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, सेंटर ब्राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू पाई से लेके 2π तक में होनी चाहिए, लेकिन ये तो आ रही है π/3, तो ये भी अपना गलत है ना कि वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, पाई से लेके 2π तक होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक कहाँ किया हमने, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक किया हमने इस जगह पर, हमको पता है कि जो cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू आई थी, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर 5/2 की जो वैल्यू आई थी वो अपनी क्या आई थी जो है 3/4, तो यहाँ से जो cos 5/2 की वैल्यू आएगी ना वो प्लस और माइनस √3/2 आएगी, भाई स्क्वायर हमने हटाया तो प्लस और माइनस आता है, लेकिन हमने प्लस वैल्यू ले लिया तो वो गलती कर दिया हमने, उसके अंदर अपना आंसर जो है उस रेंज में नहीं आ रहा है,
जब क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया इसलिए गलत है, बाकी ये गलत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर एक जगह स्पेसिफाई कर दिया है कि फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में ढूंढो, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर लाई नहीं कर रही है, तो हमको उसके अंदर लाई करने वाली वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 5/2 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 की वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो कॉस नेगेटिव कब होता है, कॉस नेगेटिव कब होता है √3/2। कॉस नेगेटिव कब होता है, हमने यहाँ पर क्या लिया था π/3, पर पाई नहीं लेना पड़ा, हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे पाई प्लस π/3 जो कि हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस क्या था √3/2 मतलब क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस देखो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, हम पाई की डिग्री चेंज करें, ठीक है। 180 कॉस 180 होता है -1, ठीक है। कॉस 180 क्या होता है -1। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -cos थीटा हो जाता है ना, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 की वैल्यू √3/2 है ना, मतलब π/3 मतलब पाई प्लस π/3 हो जाएगा 4π/3, पाई प्लस π/3, ओके। π/6 है कि सॉरी π/6 है, π/6 है इसकी वैल्यू, ओके। जो 30 डिग्री होता है √3/2 क्या होता है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6, ठीक है। तो यहाँ से क्या ये तो π/6 होती है, लेकिन ये तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कहानी नहीं चलेगी, नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 जो कि कॉस होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे π/2 की वैल्यू हो जाएगी 5π/6। पहले बताओ ये समझ पड़ा कि नहीं, ये तो π/6 वाली वैल्यू थी, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू थी, मतलब cos 5 अगर प्लस √3/2 हो तब आता है 5 की वैल्यू π/6। लेकिन अगर cos 5/2 अगर जो है -√3/2 हो तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6, ठीक है 5π/6, ओके 5/2 ओके हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 5 की वैल्यू क्या आ गई 5π/3, 5 की वैल्यू क्या आ गई 5π/3। तो बस इसके ऊपर से आगे हमको प्रोसीड करना है। अब तो आगे क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5π/3, तो 5 = 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5π/3 = 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल, तो आ जाएगा 5λ/6 = डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखो ये जो लैम्बडा की वैल्यू है ये λ/2 और लैम्बडा के बीच में लाई कर रही है, मतलब 0.5 लैम्बडा से लेके 1 लैम्बडा के बीच में लाई कर रही है ना, 5/6 कुछ इसके बीच में आता है। तो अब अपना कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये अपनी लैम्बडा की वैल्यू सही है, ये अपनी लैम्बडा की वैल्यू सही है। अब अपने को ढूंढना है कि मतलब y की वैल्यू ढूंढनी है। तो y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू होती है कि n λ/d/d। y की वैल्यू क्या आती है n λ/d/d। इंटेंसिटी क्या है 3 आई है उस समय, ठीक है। तो हमको डेल्टा एक्स की, या तो हमको पता है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है d sin थीटा, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है d sin थीटा। तो अब d sin थीटा को हम जो है इससे इक्वेट कर सकते हैं, और sin थीटा की वैल्यू देखो, अब d sin थीटा इक्वल टू होता है n लैम्बडा। अब जो है हम sin थीटा को इक्वेट कर सकते हैं ना, क्या बोलते हैं y/D इक्वल टू होता है n लैम्बडा, ठीक है। y/D इक्वल टू n लैम्बडा। उसके ऊपर से हम कहानी निकाल सकते हैं, अपनी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। उसके ऊपर से अपनी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या y की वैल्यू है, अब यहाँ पे हमको जो है हमको डेल्टा एक्स तो पता ही है, n लैम्बडा की जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि n लैम्बडा तो मैक्सिमम वाला होता है। तो यहाँ पे इसको पुट करोगे 5π/6, इसको पुट करो 5π/6, और यहाँ से जो है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d कैपिटल स्मॉल d की वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखो इसमें मेन बात क्या थी कि ये इंटेंसिटी कहीं बीच वाले पॉइंट का था, तो इंटेंसिटी से हमने ढूंढा फेज डिफरेंस हमने ढूंढा पाथ डिफरेंस, और उस पाथ डिफरेंस को हमने d sin थीटा से इक्वेट कर दिया। अब d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा से मत इक्वेट करना, क्योंकि आप d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा से इक्वेट कर दोगे ना, तब तो आपने मैक्सिमम वाला पॉइंट गिन लिया। लेकिन हमको मैक्सिमम वाला पॉइंट नहीं चाहिए, हमको तो जब पाथ डिफरेंस ये है तब कहानी क्या है। तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम y = λ/d/d वाला, क्योंकि वो तो मैक्सिमा या तो मिनिमा का फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैक्सिमा भी नहीं हो, ये तो ना ही मैक्सिमा का पॉइंट है ना ही मिनिमा का पॉइंट है, तब हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स इक्वल टू d sin थीटा और d sin थीटा इक्वल टू 5π/6, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 5π/6, उसके ऊपर से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखो हमने ग्राफ देख लिया इस तरह से, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कर लेते हैं कि अगर भाई I1 I2 वैल्यू बराबर ना हो तो क्या होगा। अगर I1 और I2 वैल्यू बराबर ना हो
I1 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I, ठीक है। I1 I2 वैल्यू बराबर नहीं हो तो क्या होगा, तो अपना जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तब यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ भी सिंपली उसी तरह का ग्राफ आएगा, बस इसमें ये बात होगी कि जीरो नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो जीरो नहीं होगी, वो थोड़ा शिफ्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 बराबर नहीं है ना, तो I मिनिमम जीरो है कि नहीं हमको थोड़ी पता, ठीक है। और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी I मैक्सिमम, उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्राफ अभी भी इसी तरह से बनेगा, अभी भी ग्राफ इसी तरह से बनेगा, ठीक है। ये अपनी वैल्यू जो है मतलब कि ये क्या है, लैम्बडा डी बाई 2d है, ठीक है। ये अपना लैम्बडा डी बाई डी है, ये 3 लैम्बडा डी बाई 2d है। तो अभी भी अपना यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पहले आएगा 0 का, फिर फेज डिफरेंस पाई का, यहाँ पे 2 पाई का, यहाँ पे 3 पाई का। पार्ट डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा बाई 2 का, यहाँ पे लैम्बडा का, यहाँ पे 3 लैम्बडा बाई 2 का। इसी तरह से कहानी चल रही है, अभी भी सेम कहानी है, बस यहाँ पे क्या है कि जो मिनिमम वैल्यू है ना I मिनिमम, वो जीरो नहीं है, उसके अंदर जीरो थी, उसके अंदर हमने एक्जैक्टली जीरो पे ड्रॉ किया था, लेकिन इसमें क्या है, ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्टेड है, ठीक है। I मिनिमम जीरो नहीं है, और जो I मैक्सिमम है उसकी वैल्यू क्या है, इसमें उसकी जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ओके। अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, इसको आपको जो है इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है थियरी में आ जाता है। वो बात क्या है पता है, अब ये बात ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान समझना। ये अपना I है, ठीक है। देखो क्या बात है कि अपने को पता है कि जो I मैक्सिमम है वो क्या, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I होल स्क्वायर। इसको ओपन करूंगा तो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और I मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। मतलब सुनो, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, मतलब अगर मैं I1 I2 की एवरेज मानूँ ना, देखो ध्यान से, ये मैं एक लाइन खींचूँ जो कि मान लो कि I1 प्लस I2 है, ये लाइन अपना जो है I1 प्लस I2 है, ये कहीं इसके बीच का एवरेज लाइन है, ठीक है। I1 प्लस I2 क्या है, एवरेज लाइन। तो I1 प्लस I2 से अगर मैं 2 रूट I1 I2 ऊपर जाता हूँ ना, देखो I1 प्लस I2 में 2 रूट I1 I2 ऐड कर दूँ तो अपने को मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो अपना मैक्सिमम वाली वैल्यू है वो इससे कितना ऊपर है, 2 रूट I1 I2, समझ रहे हो। मतलब अगर एवरेज लाइन कंसीडर करूँ, ये अपना जो एवरेज लाइन है, ठीक है, कौन सा लाइन है, I1 प्लस I2 का, तो उससे देखो 2 रूट I1 I2 ऊपर अपनी I मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, और इससे जो है देखो माइनस हो रहा है ना, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, मतलब कि I1 प्लस I2 में अगर मैं 2 रूट I1 माइनस कर दूँ, मतलब नीचे चला जाऊँ, माइनस मतलब क्या है, नीचे चला जाऊँ, तो अपने क्या मिल जा रही है, मिनिमम वैल्यू मिल जा रही है। मतलब देखो नेचर में कितनी अच्छी सिमेट्री है, भाई एवरेज लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो बीच में I1 प्लस I2, तो उससे 2 रूट I1 I2 ऊपर मैक्सिमम मिल रहा है और 2 रूट I1 I2 नीचे मिनिमम मिल रहा है। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मान लो अपनी जो I1 की वैल्यू है, देखो I1 I2 बराबर नहीं है, I1 की वैल्यू मान लो 4I है और I2 की वैल्यू मान लो I है, ठीक है। तो उस केस में अपने को I मैक्सिमम क्या मिलेगा, उस केस के अंदर अपना I मैक्सिमम जो मिलेगा वो 4I और I पुट करो, 4I 5I प्लस क्या जाएगा, 2 इंटू 4I इंटू हो जाएगा 9I, ठीक है। तो टोटल अपना I मैक्सिमम क्या जाता है, 9I। देखो 4I इंटू I 5I, और इसमें 4I पुट करोगे 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 9I। और I मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर 0 होगी क्या, I मिनिमम 0 होगा क्या, नहीं होगा 0। तो देखो यहाँ पे 4I माइनस I पुट करोगे तो 2I माइनस I का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, I। तो अगर मैं तो देखोगे ध्यान से, एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे I1 प्लस I2 जो कि I एवरेज है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, I1 प्लस I2, उसको निकालो तो क्या हो जाएगा, 4I प्लस I हो जाएगा 5I। तो देखो अब समझाने का तरीका सुनो,
कि फाई आई क्या है, अपना बीच वाला लाइन है। फाई आई से अगर ये 2 रूट I1 I2 क्या है, देखो I1 4i इंटू आई, तो 4 इंटू 2, देखो 4i से 2i बाहर हो जाएगा, तो ये अपना क्या है वैल्यू 4i। ठीक है, मतलब ध्यान से देखो एवरेज वैल्यू क्या है अपनी 5i, तो 5i से अगर 4i ऊपर जा रहा हूँ ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है जो कि 9i है, और 5i से अगर 4i नीचे आ रहा हूँ जो कि 2 रूट I1 I2 है, अपने मिनिमम वैल्यू मिल रही है जो कि है i। मतलब 5i में प्लस 4i करो 9i मिलेगी, 5i में माइनस 4i करो तो i मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या लगता था कि भाई मिनिमम पे जो इंटेंसिटी अगर 0 हो रही है मतलब क्या वहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जा रही है। भाई क्वेश्चन आना चाहिए ना, देखो बहुत से बच्चे क्वेश्चन आता है इस तरह से कि सर जहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है वहाँ तो चलो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन जहाँ मिनिमम बन रही है वहाँ पे क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जा रही है। ये तो अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉल्स प्रूव हो जाएगा अगर वहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ये यूनिवर्सल लॉ है, हमेशा ट्रू होता है। तो यहाँ पे क्या वो फॉल्सिफाई हो रहा है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता भाई। जो एनर्जी, मेरी बात सुनो, जो एनर्जी मिनिमम में लॉस्ट हो रही है, या बोलो जो एनर्जी मिनिमम में डिसअपियर हो रही है, वही एनर्जी मैक्सिमम में आके अपीयर हो रही है। समझ रहे हो? तो यहाँ से देखो अगर 4i जितना लॉस्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी अगर 4i यहाँ पे लॉस हुआ तो वही इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गेन हो रहा है, ये अपनी एवरेज लाइन है। मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी कहीं भी लॉस या कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, एनर्जी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जहाँ एक जगह कम हुआ तो वही एनर्जी दूसरी जगह ज़्यादा हो गया। मतलब मिनिमम की जगह एनर्जी अगर कम हुई तो वो एनर्जी जो है कहाँ चली गई, मैक्सिमम के पास। मतलब एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं एनर्जी का लॉस और कहीं एनर्जी का गेन नहीं हुआ है, सिर्फ एनर्जी का क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ट्रू होती है। तो देखो क्या बात लिखता हूँ समझना, देखो इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। ठीक है, कभी कभार जो है सर्जन एंड रीजन टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं, लिखो द एनर्जी विच इज disappearing at minima appears at the maxima। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी विच इज डिसअपियरिंग एट द मिनिमा अपीयर्स एट द, इंटेंसिटी भी एक टाइप की एनर्जी होती है भाई, पावर अपॉन एरिया। पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट मतलब टाइम, तो इंटेंसिटी जो है एक टाइप की एनर्जी है। तो जो एनर्जी मिनिमम पे लॉस हो रही है वही एनर्जी मैक्सिमम पे जो है अपीयर हो रही है। ठीक है, लॉस नहीं मतलब जो एनर्जी मिनिमम पे डिसअपियर हो रही है वही एनर्जी मैक्सिमम में क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। इससे हम क्या लगा सकते हैं, सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, no loss or gain of energy, only energy is getting redistributed, only energy is getting redistributed। So law of conservation of energy, so law of conservation of energy होल्ड्स ट्रू। मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू है। ठीक है, मतलब एनर्जी जो लॉस हो रही जगह, एनर्जी जो मतलब डिसअपियर हो रही है दूसरी जगह पे जाके अपीयर हो जा रही है। तो क्या है, कोई एनर्जी को लॉस नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी गेन नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी ट्रू है। ओके, आई होप सो ये पॉइंट समझ पड़ा होगा आपको। अब आज का हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं जो कि सिंपली होता है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा, जो कि छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, एक बार सुन लो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आज का हम लास्ट टॉपिक करते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई मतलब जैसे कि यहाँ पे ब्राइट डार्क बाई स्पॉट बन रहा है, तो कितने बन रहे हैं ऐसा, ठीक है, ये मतलब कितने बन रहे हैं उसको हमको फाइंड करना हो, तो किस तरह से उसको हम फाइंड किया जाता है उसके हम मेथड सीखते हैं। आपने पता है कि यहाँ पर हमारे पास 2 स्लिट्स होती हैं, S1 S2 की। ठीक है, फिर रे ऑफ लाइट इस तरह से यहाँ पे जाती हैं, और ये अपना होता है पाथ डिफरेंस जो कि होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, अपना थीटा होता है ना, और हमने निकाला है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू आता है अपना डी साइन थीटा। मतलब पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आती है, डी साइन थीटा।
अब अपने को फाइंड करना है कि भाई कितने यहाँ पर ब्राइट स्पॉट, कितने यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहे हैं, कितने ब्राइट स्पॉट, कितने डार्क स्पॉट बन रहे हैं। हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी डिफाइन की थी भाई, ये लाइन से इस तरह से हमने थीटा वैल्यू डिफाइन किया था। तो यहाँ पे सिंपली बस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, इंटेंसिटी कितनी हम बनेंगे वो डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू पर। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, थीटा वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, या तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेके 1 तक इसकी पूरी रेंज लाई करती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक। तो अगर सुनो मेरी बात, अगर हम मैक्सिमा की बात करें, ठीक है, फॉर मैक्सिमा हमको पता है मैक्सिमा के लिए क्या होता है कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमड़ा के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लेमड़ा बाई डी। साइन थीटा क्या हो जाएगा, एन लेमड़ा बाई डी। ओके, ध्यान से देखो, अब साइन थीटा वैल्यू क्या होगी, एन लेमड़ा बाई डी। अच्छा, ये कहानी तभी लगाना है आपको जब यहाँ पे क्या है कि लेमड़ा इज कंपेरेबल टू डी। ठीक है, लेमड़ा इज कंपेरेबल टू डी, लेमड़ा इज कंपेरेबल टू डी, तभी आपको ये कहानी लगाना है। क्यों पता है, क्योंकि अगर लेमड़ा और डी कंपेरेबल नहीं होंगे, सोचो अगर लेमड़ा बहुत छोटा है और डी बहुत बड़ा है तो ये इसकी वैल्यू जो है बहुत कम हो जाएगी। लेमड़ा बहुत छोटा, डी बहुत बड़ा, तो लेमड़ा अगर डी के कंपेरेबल हो तभी यहाँ पे साइन थीटा वैल्यू असाइन करोगे, नहीं तो यहाँ पे इन्फिनाइट बनेगा। तो लेमड़ा और डी जब कंपेरेबल होते हैं तभी आपको ये कहानी लगानी है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, नहीं तो इन्फिनाइट बन जाएंगे तो काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू 1, और उसके ऊपर से जो है हम कहानी निकालेंगे। तो ये आ गया अपने साइन थीटा की वैल्यू, तो सिंपली साइन थीटा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है ना। तो भाई क्योंकि थीटा मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है, साइन 90 क्या होता है 1, मिनिमम -90 जो कि हो जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करती है। तो बस सिंपली इसी इक्वेशन को हमको इक्वेट कर देना है। तो साइन थीटा वैल्यू एन लेमड़ा बाई डी, तो एन लेमड़ा बाई डी इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाती है, लेस देन और इक्वल टू डी बाई लेमड़ा। एन की वैल्यू क्या आ जाती है, लेस देन और इक्वल टू डी बाई लेमड़ा। मतलब सिंपली अगर आपको इस तरह से दिया हो भाई, अगर व्हेन एग्जांपल लेता हूँ, इफ एग्जांपल लेता हूँ डी इक्वल टू 2 लेमड़ा है। एग्जांपल क्या है, इफ डी इक्वल टू 2 लेमड़ा है, तो यहाँ पे डी इक्वल टू 2 लेमड़ा पुट करो तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेमड़ा अपॉन लेमड़ा। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल टू 2। तो एन की वैल्यू को 2 आ गई, तो कितने ब्राइट स्पॉट बनेंगे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पॉसिबल है एन की 2 की वैल्यू के लिए, बट एन की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे कौन से वैल्यू पॉसिबल हैं, 0 +or -1 +or -2, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है ना। भाई एन की वैल्यू 2 आ गई, एन की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ पे 2 लेमड़ा डी बाई डी आ रहा है। देखो 2 लेमड़ा डी बाई डी, या तो ऐसे देखो यहाँ पे 2 लेमड़ा, तो साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमड़ा, तो सेकंड ब्राइट स्पॉट की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर कितने तो ब्राइट स्पॉट आ गए, एक तो 0 वाला, ये वाला, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड ब्राइट, फिर यहाँ पे नीचे फर्स्ट ब्राइट, फिर यहाँ पे सेकंड ब्राइट। ठीक है, सिर्फ मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ अभी। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और ध्यान रखना इसके अंदर 0 भी कंसीडर करना है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट बनता है, क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट। तो आपको सिंपली जो है एन की वैल्यू निकालनी है और जो है उसको इस तरह से इक्वेट कर देना है। लेकिन सोचो एक और डाउट आता है कि अगर भाई एन की वैल्यू को इंटीजर आ गई तो, मतलब इस तरह से अगर दे दूं मैं कि डी इज इक्वल टू 3.8 लेमड़ा, यहाँ पे डी इक्वल टू 3.8 लेमड़ा बाई लेमड़ा करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 3.8। तो भाई एन की वैल्यू को 3.8 है, तब क्या करेंगे हम, ध्यान देखो एन की वैल्यू को 3.8 होगा, मतलब क्या है कि फोर्थ ब्राइट अभी बना नहीं है। 3.8 मतलब थर्ड ब्राइट बनना होगा, लेकिन फोर्थ ब्राइट अभी नहीं बनना है। मतलब सिंपली आपको इसके अंदर क्या कंसीडर करना है, इसके अंदर आपको जो है लोएस्ट इंटीजर कंसीडर करना है। मतलब अगर 4.9 भी होगा ना तो आपको जो है 4 लेना है। ओके, 5.6 होगा तो 5, मतलब उससे लोएस्ट इंटीजर आपको कंसीडर करना है। 3.8 होगा, आपको 3 लेके चलना है। मतलब इसके अंदर कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, 0 +or -1 +or -2 +or -3। अब इसी को किसी बुक में इस तरह लिखते हैं कि भाई एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ डी बाई लेमड़ा। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, मतलब सिंपली डी बाई लेमड़ा की आपको लोएस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है। ओके, सेम यही कहानी आप मिनिमा के लिए भी कर सकते हो। तो भाई अगर मिनिमा होगा तब कहानी क्या होगी,
आपको सिर्फ एन की वैल्यू ढूंढनी है। एन की वैल्यू के बाद आप निकाल लेना कितने आम, तो इसके अंदर कितने आगे अपने 5 ब्राइट बन रहे हैं, मतलब 5 इंटेंसिटी 5 वाले बन रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर कितना बन रहा है 2 4 6 और 7, इसके अंदर 7 ब्राइट स्पॉट बन रहे हैं। ऐसे हम डार्क स्पॉट के लिए भी निकाल सकते हैं। तो भाई डार्क स्पॉट के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। तो फॉर मिनिमा के लिए क्या कहानी होगी कि भाई डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n - 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, ये कहानी होती है ना। तो यहां से क्या हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू 2n - 1 इंटू लैम्बडा बाई 2d। अब साइन थीटा वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, तो यहां से 2n - 1 लैम्बडा बाई 2d इज इक्वल टू इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n - 1 लैम्बडा इज इक्वल टू 2d। तो 2n - 1 हो जाएगा 2 लैम्बडा बाई d, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n, देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 2 लैम्बडा बाई d प्लस 1, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्बडा बाई d प्लस 1/2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो लैम्बडा बाई d प्लस 1/2। ये सिंपली आपको जो है n के लिए भी इस तरह से ही करना है, ओके। देखो लैम्बडा बाई 2 प्लस 1/2 करो, फिर उसकी जो है लोएस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भाई लैम्बडा इक्वल टू अगर 2d है, हाँ चलो ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू 2d इस तरह से मैं दे दिया, मतलब लैम्बडा बाई d, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू 2d है, देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना, 2d बाई नीचे जाएगा लैम्बडा 2d बाई लैम्बडा आएगा, ओके 2d बाई लैम्बडा, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा d बाई लैम्बडा, ओके। तो अगर इस तरह से दूँ मैं, चलो एग्जांपल देता हूँ कि अगर लैम्बडा इक्वल टू 2d दे रहा हूँ मैं, ठीक है, या तो d इक्वल टू अगर 2 लैम्बडा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई लैम्बडा प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 हो जा रहा है, जो कि क्या आ रहा है, जो कि आ रहा है 2.5। तो 2.5 है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना लेना है 2 लेना है। तो 2 लेना, तो इसके अंदर कितना मिनिमम आएगा बताओ। इसके अंदर आपको 0 नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि 0 तो जो है 0 पे ब्राइट बनता है, ठीक है, 0 पे डार्क नहीं बनता। तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, +or -1 +or -2। तो इसके अंदर टोटल 4 डार्क बनेगा, ठीक है। आपको सिंपली इतना बात याद रखना है कि जब मिनिमा लोगे ना तब उसके अंदर 0 कंसीडर नहीं करना है, मैक्सिमा लोगे तो उसके अंदर 0 कंसीडर करना है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा आप ढूंढ सकते हो। आपको ऐसे फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, कौन से भी याद रखो कि डी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा करो, साइन थीटा वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, उसके ऊपर से आप पूरी कॉन्सेप्ट और पूरी कहानी निकाल सकते हो। आई होप सो जो इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी या बोलो नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा और इंटेंसिटी का वेरिएशन किस तरह से होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ पड़े होंगे। तो अगर समझ पड़ा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।